नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है जैन चित्रशैली, जिसे कि अपभ्रंश शैली भी कहा जाता है। जैन चित्रशैली को हम दो भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। आज के इस कक्षा में हम जैन चित्रशैली का परिचय प्राप्त करते हैं। प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी शैली उत्कृष्टता पर तब पहुंचती है जबकि उसको शांति वातावरण उपलब्ध हो। अजंता की कला श्रेष्ठता के चरमोत्कर्ष पर पहुंच पाई या शास्त्रीय शैली के रूप में प्रतिष्ठित हुई क्योंकि वह समय भारतवर्ष में शांति व स्थिरता का था। परंतु 900 से लेकर 1500 ईस्वी के मध्य का समय वह समय था जब भारतवर्ष पर बाह्य आक्रांताओं द्वारा विध्वंस का आरंभ हो चुका था। संक्षेप में यदि कहा जाए या समझा जाए तो जब कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अस्मिता का संकट खड़ा हो, ऐसे में ध्यान श्रेष्ठ कला निर्मिति व साहित्य सृजन की ओर नहीं जाकर अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु सचेत हो जाता है। यह समय धर्म द्वारा संस्कारों को सुरक्षित रखने का समय था और कला धर्म की अनुवर्तनी बनकर चलने लगी। श्वेतांबर जैन धर्म की अनेक सचित्र पोथियाँ 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य विशेष लिखी गई थी। इस प्रकार की विभिन्न पोथियों से भविष्य की कला शैली की एक आधारशिला तैयार होने लगी थी। इस कारण इस कलाधारा का ऐतिहासिक महत्व है। इस शैली के नाम के संबंध में, यानी जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं जैन शैली, इस जैन शैली के नाम के संबंध में अनेक विवाद हैं और इस शैली को जैन शैली, गुजरात शैली, पश्चिमी भारत शैली तथा अपभ्रंश शैली के नाम से पुकारा गया है। डॉक्टर कुमारस्वामी ने 1642 ईस्वी में बर्लिन म्यूजियम में सुरक्षित कल्पसूत्र की एक सचित्र प्रति पाई। इस कल्पसूत्र की प्रति के चित्रों का परिचय प्रकाशित करके उन्होंने कला आलोचकों में गुजरात क्षेत्र से विकसित कला शैली के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न की। कालांतर में उन्होंने बाल गोपाल स्तुति, गीत गोविंद, रति रहस्य तथा दुर्गा सप्तशती आदि सचित्र ग्रंथ प्राप्त हुए जो इस शैली के ही थे। ये ग्रंथ ऐसे थे जिनका न तो गुजरात से कोई संबंध था और न जैन धर्म से ही कोई संबंध था। अतः डॉक्टर कुमारस्वामी ने इस शैली का नाम लामा तारानाथ द्वारा दिए गए नाम पश्चिमी भारतीय शैली का समर्थन करते हुए शैली का नवीन नाम पश्चिम भारतीय शैली माना। स्वर्गीय नंदलाल चमनलाल मेहता ने 1924 ईस्वी में गुजरात शैली के नाम से इस शैली का विवेचन रूपम नामक पत्रिका में प्रकाशित कराया। स्वर्गीय मेहता के इस निबंध का आधार गुजरात में प्राप्त वसंत विलास की संस्कृत गुजराती मिश्रित एक काव्य पत्री थी। कपड़े की इस पट्टी का लिपिकाल 1451 ईस्वी है। इस लंबे पट्टीनुमा पट्ट पर 79 चित्र अंकित हैं। ये चित्र जैन धर्म से संबंधित हैं। स्वर्गीय मेहता ने इन चित्रों को गुजरात शैली के नाम से पुकारा। उन्होंने 1626 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग में इन चित्रों का उल्लेख किया। उन्होंने इस संबंध में स्वतंत्र रूप में एक अध्याय स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग ऑफ गुजरात लिखकर प्रमाणित विवरण प्रस्तुत किए। इस चित्रित पट्ट में काव्य के आधार पर बसंत की शोभा को अत्यंत सजीव ढंग से चित्रित किया गया है।
11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी भारत में जिन सचित्र ग्रंथों को तैयार किया गया उनका विषय यद्यपि जैनेतर भी था, परंतु इन ग्रंथों का मुख्य विषय जैन धर्म ही था। इसलिए इन ग्रंथों के चित्रों की शैली का एक तीसरा नाम जैन शैली प्रस्तुत किया गया। इस नाम से सहमत होकर पर्सी ब्राउन तथा अन्य लेखकों ने इसे इसी नाम से संबोधित किया। इन चित्रों को यह नाम इसलिए भी प्रदान किया गया कि यह विश्वास किया जाता रहा कि ये चित्र जैन साधुओं के द्वारा बनाए गए हैं। कालांतर में इस शैली के अनेक सचित्र ग्रंथ अहमदाबाद तथा गुजरात के बाहर मारवाड़, मालवा, पंजाब तथा पूर्वी भारत में जौनपुर, वर्तमान उत्तर प्रदेश, अवध, बंगाल, उड़ीसा, नेपाल के अतिरिक्त बर्मा तथा शाम में भी प्राप्त हुई। इस शैली के जौनपुर में बनी कल्पसूत्र की एक चित्रित प्रति साराभाई ने प्राप्त की। जौनपुर उत्तर भारत के पूर्व में स्थित है, अतः जो शैली पूर्व भारत तक प्रचलित थी उसको पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से पुकारना ठीक नहीं और तारानाथ या डॉक्टर कुमार स्वामी का मत उपयुक्त नहीं है। कल्पसूत्र की इस प्रति का समय 1465 ईस्वी है और इस प्रति के लिपिकार पंडित कर्ण सिंह के पुत्र श्री देवीदास गौड़ कायस्थ हैं। गौड़ कायस्थों का निवास स्थान विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है। बंगाल तथा बिहार था। वे गौड़ कायस्थ जो उत्तर प्रदेश की ओर आ गए थे, अब पुनः मुसलमानों के आगमन से पूर्व भारत की ओर चले गए। जैसे बंगाल के पाल वंश के राजा देवपाल के लेखक कायस्थ थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह शैली गुजरात या पश्चिमी भारत तक ही सीमित नहीं रही और इसका प्रसार पूर्वी भारत तथा नेपाल में हुआ था। इस प्रकार इस शैली के बारे में यह धारणा भी भ्रमपूर्ण सिद्ध होती है कि इसे एक सीमित क्षेत्र की कला मानकर पश्चिम भारतीय शैली या गुजरात शैली के नाम से पुकारा जाए। इसी प्रकार 1926 ईस्वी में श्री गांगुली ने बाल गोपाल स्तुति के वैष्णव धर्म से संबंधित चित्रों की सूचना दी जो इस शैली के थे। इस प्रकार बसंत विलास और चौर पंचाशिका आदि पोथियों के चित्र भी जैनेतर हैं। इस प्रकार ये शैली जैन धर्म के अतिरिक्त वैष्णव धर्म के ग्रंथों या जैनेतर ग्रंथों में भी प्रयुक्त हुई है, अतः जैन शैली का नाम भी सार्थक सिद्ध प्रतीत नहीं होता। अतः इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर मोतीचंद तथा राय कृष्णदास ने इस शैली को अपभ्रंश के नाम से पुकारना अधिक उपयुक्त समझा है। उनका मत है कि यह शैली अजंता रूपी निजत्व को खो चुकी थी और एक महान शैली यानी कि अजंता शैली के विकृत रूप को प्राप्त हुई थी। इसीलिए इस शैली के लिए अपभ्रंश शब्द ही एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा तत्कालीन विकृति को प्राप्त शैलियों का परिवर्तनशील कला प्रवृत्तियों की अभिव्यंजना हो सकती है। ये समय भारतीय साहित्य में प्राकृतिक भाषाओं की रचना काल भी रहा। कौन सा समय? 1100 से 1500 के बीच का, या उससे पहले माने तो 900 से लेकर के 1500 ईस्वी के बीच का समय। इस काल में डिंगल तथा पिंगल लोक भाषाओं में वीर काव्य की रचना की गई। इस काल को साहित्य में वीर गाथा काल, चारण काल तथा अपभ्रंश काल के नाम से पुकारा गया, क्योंकि इस काल में मूल संस्कृत भाषा में रचनाएं नहीं की गई और कालिदास के श्रृंगार काव्य परंपरा का रूप ही मिट गया। युद्ध की हाहाकार में राजपूत योद्धाओं ने अपने सौम्य और शांत रूप को त्याग कर मुसलमानों से देश को बचाने के लिए महाकाल का स्मरण किया और हर हर महादेव का नारा लगाया। इन योद्धाओं ने केसरिये बाने पहनकर मुंड मालाएं धारण की, कनपट्टी दाढ़ियाँ तथा
शेर जैसी मूछें धारण कर अपने निजी देव रूप से भ्रमित हो विकराल महाकाल का रूप धारण किया और हर और प्राचीन मान्यताएं परंपराएं भ्रष्ट हो गई। यही पतन का काल और साहित्य में भी हुआ। अतः इस अपभ्रंश शब्द से इस कला की समस्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी परिलक्षित हो जाती है। इस अपभ्रंश शैली या ग्रामीण शैली या ग्राम्य शैली तथा तथाकथित जैन शैली, गुजराती शैली या पश्चिम भारतीय शैली के 3 रूपों में उपलब्ध चित्र उपलब्ध हैं। एक है ताड़पत्रों पर बने पोथी चित्र, दूसरा है कपड़ों पर बने पट्ट चित्र और तीसरा कागज पे बने पोथी चित्र या फुटकर चित्र। इस प्रकार के चित्र आज भारत, अमेरिका, नेपाल तथा ब्रिटेन के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। अपभ्रंश शैली की सचित्र पोथियों की बड़ी संख्या जैन धर्म से संबंधित है। इस शैली को संविधान यदि देखा जाए तो यह शैली अजंता शैली का भ्रष्ट रूप प्रतीत होती है। यह शैली ह्रास को प्राप्त है और पूर्व विकसित कला परंपरा में अप्रगतिशील होने के कारण पहली दृष्टि में अजंता शैली से भिन्न लगती है। यह शैली अपनी मूल विशेषताओं को खो चुकी थी, अतः इस कारण इस शैली का नाम अपभ्रंश शैली ही उपयुक्त है। आज के इस कक्षा में हमने जैन शैली या अपभ्रंश शैली का परिचय प्राप्त किया। आप अगली कक्षा में, अगले वीडियो में इसके आगे का भाग अध्ययन कर सकेंगे। तब तक आप अभी तक जितना पढ़ा है उसको अध्ययन कीजिए और जानते रहिए भारतीय चित्रकला के बारे में। धन्यवाद।